लेकिन हाँ, उस समय किस्मत पे आपको भरोसा कर लेना चाहिए जब आप असफल होते हैं। जब विश्वविद्यालय में जातीय स्तर पे इसको ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश की जाती है और काफ़ी हद तक लोग इसमें सफल भी होते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत घातक है, खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर को निलंबित तक किया जाता है, प्रोफेसर को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जिसकी बदौलत वह नित नए आयाम गढ़ती चली जा रही है। जैसा कि इस फील्ड में आने वाले ज़्यादातर लोगों का होता है, कोई उनके घर वकील होता है, लीगल बैकग्राउंड से होता है, कोई जज है, तो ऐसा मेरे साथ कुछ था नहीं। तो लेकिन एक वीडियो आप इस पे ज़रूर बनाइएगा कि एपीओ होता क्या है। और क्योंकि गांव में हम चयनित हो गए हैं, लेकिन गांव के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि पेशकार हो गया है। मतलब कहाँ से आपको फिर से एक ऊर्जा मिलती थी कि नहीं सर्वेश, उठो, पढ़ो और आगे बढ़ो, अभी अपने सपने को साकार करना है। तो मैथ्स की इसमें कोई कहीं भूमिका, किसी कंपटीशन में किसी स्टेट में मैथ्स को सिलेबस में नहीं रखा गया। हमारे तरफ जाएंगे तो इंटीरियर एरिया है बिहार का, तो अभी भी गांव में ऐसे लोग हैं कि जो पुलिस देख करके डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे को देख के लग रहा है कि पुलिस देख के नहीं भागना चाहिए, हमारा अधिकार है, हम उनसे बात कर सकते हैं, इतना अगर दृष्टिकोण वो रखता है ना, तो आराम से लॉ पढ़ सकता है और यहाँ तक पहुँच सकता है, जुडिशरी में पहुँच सकता है। आपसे यह जानना चाहेंगे कि कौन है सर्वेश? अपना कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो कोशिश करें कि आप तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में जा कर के बात करें। नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम। संवाद कार्यक्रम के आज के एपिसोड में हम आपको जिस युवा साथी से मिलाने जा रहे हैं, उनकी जो दास्तां है वह कैसी है, उसे समझने के लिए आपको गोरखपुर विश्वविद्यालय के एलएलबी कैंपस या एलएलबी फैक्टर में आना पड़ेगा, जहां पे इनको कप्तान की उपाधि दी जाती है। एक ऐसा लड़का जो जब गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज से निकलता है तो अपने कंधों पे अपने पिता के सपनों को लेके चलता है, अपने बड़े भाई के उन मंसूबों को लेके चलता है जिनके कारण बड़े भाई ने अपनी पढ़ाई को रोककर किसानी चुना था। और फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय में तपता है, इलाहाबाद की गलियों में संघर्ष करता है और फिर अपने सपनों को साकार करता है। कौन सा सपना और कौन है ऐसा लड़का जिसकी हम आपके सामने बात कर रहे हैं? सर्वेश तिवारी जी की बात कर रहे हैं। सर्वेश तिवारी जो बिहार सहायक अभियोजन अधिकारी पद पर आसीन होते हैं और आसीन होने के साथ ही साथ ऐसे सैकड़ों लड़कों के उम्मीद का दिया जला देते हैं कि भाई अगर मैं संघर्ष करके इस मुकाम पर आ सकता हूं तो आप भी पहुंच सकते हैं। कैसी है वो संघर्ष की गाथा, सब कुछ जानेंगे सर्वेश जी से ही। बहुत बहुत स्वागत है संवाद कार्यक्रम में आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, और आपका आभार इस मंच पे हमको बुलाने के लिए। मैं आपके एपिसोड देखता रहा हूँ, काफ़ी प्रेरक मुझे लगा है, और कई ऐसे प्रेरक व्यक्तित्वों का मैं इंटरव्यू यहाँ पे देखता रहा हूँ। वाकई आपसे मिलना और इस मंच पे आना, ये मेरे लिए गर्व की बात है। आपका भी बहुत बहुत आभार। सबसे पहली बात अगर हम करें तो एक फॉर्मल इंटरव्यू के बजाय हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि कौन है सर्वेश? जी बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मेरे भाई की तरह हैं, छोटे भाई की तरह हैं। आपसे बिल्कुल वैसे ही रूबरू हुआ जाए जैसे बातचीत होती है। तो सबसे पहले अगर आपने पूछा कि कौन है सर्वेश, तो ये बड़ा कठिन प्रश्न है मेरे बारे में, अपने ही को डिफाइन करना खुद कि कौन है सर्वेश। तो ऐसा मैं डिफाइन कर पाना अपने आप को इतना योग्य नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपना परिचय ज़रूर दूंगा। मैं बिहार के गोपालगंज ज़िले से आता हूँ, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा भी, और गोपालगंज में एक भोरे थाना है। भोरे थाने में कल्याणपुर गांव का मैं रहने वाला हूँ, और वहाँ से निकल कर के मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय तक का सफ़र किया है।
मेरी प्रारंभिक परीक्षा विशुद्ध हिंदी मीडियम में बिहार बोर्ड से हुई है और प्राइमरी एजुकेशन गांव के विद्यालय से हुई। फिर गोपेश्वर महाविद्यालय हथुआ से मैंने 12th तक की पढ़ाई करी। उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश की तरफ रुख किया और गोरखपुर विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए किया मैंने, और उसके बाद यहीं से मैंने लॉ किया 2015-18 बैच में। उसके बाद मैंने एलएलएम किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार यूनिवर्सिटी है, नई 2009 में इस्टेब्लिश हुई थी गया में। वहाँ से मैंने एलएलएम किया अपना, और एलएलएम करने के बाद लगभग 2.5-3 साल मैं इलाहाबाद में रहा हूँ और वहाँ से तैयारी अपनी मैंने की और फिलहाल नतीजा आपके सामने है। परिणाम के विषय में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं बस। मैं आपके व्यक्तिगत जीवन पर जाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि जो लोग हमारे इस इंटरव्यू को देख रहे हों, जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे देख रहे हों और जिन्हें बहुत अभी जानकारी न हो कि एपीओ का पद क्या होता है, सहायक अभियोजन अधिकारी होता क्या है, उसके क्या कार्य होते हैं, इस अधिकारी का जो स्तर है वो किस श्रेणी में आता है, तो थोड़ा अगर आप बताएं तो उन बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, उन्हें कुछ मार्गदर्शन मिल जाए। हाँ, ये एक एपीओ कहने पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सामान्य तौर पे जो लोग लॉ के फील्ड से नहीं हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। गाँव में तो अभी एक मेरा दोस्त है, मैं एक रोचक किस्सा आपसे शेयर करूँगा कि अभी वो भी अभियोजन अधिकारी पद पे चयनित हुआ, बिहार का लड़का है। उसने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि आप यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो बनाते हैं जानकारी जुड़ा हुआ, तो एक वीडियो आप इस पे ज़रूर बनाइएगा कि एपीओ होता क्या है। और क्योंकि गांव में हम चयनित हो गए हैं, लेकिन गांव के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं कि पेशकार हो गया है तो दलाल बन गया है। तो मैं रोकूंगा 1 मिनट यहाँ पे। जैसे जो रुतबा आईएएस पीसीएस मतलब की जो बात है, जो एकदम गांव का छोटा सा व्यक्ति भी जानता है, वो चीज़ एपीओ के बारे में लोग नहीं जानते हैं। जी बताएं। जी वही बात, तो वो कह रहा था कि मैं परेशान हो गया हूँ, लोगों को समझा नहीं पाता हूँ कि ये क्या होता है। लोग कहते हैं कि कोई कहता है कि ये मनसीगिरी है, कोई कहता है कि अरे ये उसमें पेशकार होता है वही है। तो जबकि ऐसी बात नहीं है, ये न्यायालय का पदाधिकारी होता है। उसने कहा कि एक वीडियो बनाइए ताकि मैं उन लोगों को शेयर कर दूं, उनको समझ में आ जाए। तो आप किसी में बताएं। तो न्यायालय का पदाधिकारी है, होता है ये एपीओ, और एक तरह से सरकारी वकील कह सकते हैं। अपने यहाँ कोर्ट बाबू, कोर्ट साहब के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। तो अभियोजन पदाधिकारी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, ये निम्नतम श्रेणी होती है। अभियोजन निदेशालय के अंतर्गत यह वैकेंसी होती है और प्रत्येक राज्य की गृह मंत्रालय जो होता है उसके अंडर में यह आता है। और यह जो है एसडीएम लेवल का पद होता है। जो तो यहाँ पे जो डीवाईएसपी का पद होता है, तो उसके लेवल का जो इसका वेतनमान होता है वो 9th पे लेवल है बिहार का, और उसके लेवल का ये पद है। उसी ग्रेड का पद होता है और गैजेटेड पोस्ट होता है। और सरकार के जो मुकदमे होते हैं, जैसे जितने भी क्रिमिनल मामले होते हैं जो संगीन प्रकृति के होते हैं, जो गंभीर मामले होते हैं, उसमें अपने आप सरकार पार्टी बन जाती है। क्योंकि हम लोक कल्याणकारी सरकार की अवधारणा को लेकर के चल रहे हैं। राज्य अपने आप को लोक कल्याणकारी राज्य मानता है। तो कोई भी अपराध समाज में घटित होता है जो संगीन प्रकृति का होता है, तो सरकार मानता है कि यह मेरे व्यवस्था को चुनौती दी गई है, तो इसलिए सरकार अपने आप उसमें पार्टी बन जाती है। और सरकार के तरफ से उस मुकदमे में पैरवी करने के लिए अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उसी में हम लोग हैं। ये सीआरपीसी सेक्शन 24 और 25 में अभियोजन सहायक अभियोजन पदाधिकारी और अभियोजन पदाधिकारी के बारे में उपबंध है। वहाँ से एक संवैधानिक पद है, ये संवैधानिक नहीं, सांविधिक पद कहेंगे, स्टैट्यूटरी पोस्ट है ये। एक बात और इसमें निकल के आती है, जब आप किसी पद की तैयारी करते हैं, सफल होते हैं, तो एक बार ये होता है कि हमारा स्कोप क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो यदि एक बच्चा सहायक अभियोजन अधिकारी बनने की तैयारी कर रहा है, तो वह कहाँ तक पदोन्नति कर सकता है?
इसमें आगे बहुत दूर तक जा सकते हैं। जैसे ये एपीओ सबसे इसका निचला क्रम होता है। एपीओ के बाद एसडीपीओ होते हैं, सब डिवीज़न लेवल पे होते हैं। उसके बाद डीपीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है। इसके बाद इसमें हायरार्की बढ़ते जाती है, इसमें डायरेक्टरेट तक लोग पहुंच सकते हैं। तो काफ़ी इसमें संभावनाएं हैं, ये भी इसकी हायरार्की बनी हुई है पूरी। अब हम फिर पहुंचते हैं आपके बचपन की तरफ। कहाँ से चले थे? कब पहली बार ये ख्याल आया था कि मुझे एपीओ ही बनना है, या किसी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे ही कार्य करना है, या खुद का अपना यह सपना था, या जैसा मैंने पहले ही बताया पिताजी का यह मंसूबा था कि मेरा लड़का अधिकारी बने, क्षेत्र में नाम हो, गांव जवार में सीना चौड़ा हो, और सबसे अहम बात कि जन कल्याणकारी कार्यों में अपनी भूमिका अदा कर सके। कहाँ से चले थे? कहाँ से शुरुआत हुई? बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो व्यवस्था है, उसमें एक पद होता है सरपंच का, जो कि विशुद्ध न्यायपालिका का कार्य करता है। न्यायिक कार्य होते हैं पंचायत स्तर पे, वो करता है। बिहार में, ये उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा इसका अलग देखने को मिलता है। यहाँ प्रधान होते हैं, सरपंच का पद नहीं होता है। तो हमारे यहाँ प्रधान की जगह पे मुखिया होते हैं, और न्यायिक कार्य करने के लिए एक सरपंच होता है। वो अलग से। जी। और सरपंच के की सहायता करने के लिए प्रत्येक वार्ड से पंच चुने जाते हैं। तो मेरे पिताजी पंच चुने गए थे। वो अभी अपने युवावस्था में थे, तभी उन्होंने वो पंच चुने गए ग्राम कचहरी में। तब से वे न्यायिक कार्य को बड़ा करीब से देख रहे हैं, और खुद गांव में जो पंचायती की व्यवस्था रही है, गांव में जो पंचायत बैठती थी, तो उसमें वो पंच की भूमिका में होते थे, और उसके माध्यम से उसमें ग्राम कचहरी बहुत पावरफुल हुआ करती थी। अभी भी है, लेकिन अब इस्तेमाल उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है। तो एक तरह से एक न्यायाधीश का काम वो लोग कर रहे थे, और उसके वजह से कागजात वगैरह के मैटर उनके पास आते थे, और उसके वजह से बार बार कचहरी आना जाना। तो एक तरफ उनका झुकाव सबसे पहले मेरे परिवार में हुआ। मेरे परिवार में, जैसा कि इस फील्ड में आने वाले ज़्यादातर लोगों का होता है, कोई उनके घर वकील होता है, लीगल बैकग्राउंड से होता है, कोई जज है, तो ऐसा मेरे साथ कुछ था नहीं। लेकिन पिताजी चूँकि ग्राम कचहरी से जुड़े हुए थे, ग्राम कचहरी की वजह से जिला कचहरी में उनका जाना आना होता था, तो वो मजिस्ट्रेटों के रहन सहन से बड़ा प्रभावित थे। वो देख रहे थे कि वहाँ मजिस्ट्रेट आता है, सब लोग सर झुकाते हैं, मिलावट करके संबोधन किया जाता है। तो मजिस्ट्रेट की जीवन शैली उनको बहुत अच्छी लगी थी, तो उन्होंने पहले ही मन में ठान लिया था। हालांकि संसाधन, सीमित संसाधन थे उनके पास, ऐसा कुछ था नहीं कि बच्चों को कहाँ पढ़ा पाएंगे, इसका भी कोई मतलब ठिकाना तो था नहीं। लेकिन मन में उनके एक दृढ़ संकल्प था कि मेरे 2 बेटे हैं, और उसमें से किसी न एक को भी हमको वहाँ तक पहुँचा देना है, मजिस्ट्रेट बना देना है। तो मैं जब जानता नहीं था कि लॉ क्या होता है, एलएलबी क्या होता है, तब से मेरे पिताजी हमसे कहते थे कि लॉ पढ़ना है। और तब से मेरा झुकाव इस तरफ, पहले तो उतना नहीं था, मैं समझता नहीं था। मैं भी ऐसे दोस्त पूछते थे क्या करना था, तो मैं कह देता था कि हाँ, यहाँ आना है, लॉ करना है। लेकिन चूँकि जब गोरखपुर विश्वविद्यालय में मैं आया, तो मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात अगर कहूँ, तो मुझे अगर एकदम सुसज्जित, व्यवस्थित और क्या बोलते हैं, एकदम उसको मतलब सभ्य एक तरह से डिपार्टमेंट कहें, डिसिप्लिन्ड एक हाँ अनुशासन हाँ मेंटेन। अनुशासन वाला अगर कोई डिपार्टमेंट गोरखपुर विश्वविद्यालय में है, तो वो लॉ फैकल्टी है। तो हम लोग बीए में जब आते थे, तो हिंदी गेट से जब घुसते थे, तो पहले लॉ फैकल्टी पढ़ती थी। तो वहाँ बच्चों का ड्रेस में देख करके और काले कोट में देख करके एक रुतबा जगने लगा था कि यहाँ एडमिशन लिया जाएगा। पापा का सपना भी है और है। तो उसके बाद से रुझान हुआ। उसके बाद लॉ फैकल्टी में आने के बाद काफ़ी अच्छे टीचर्स भी मिले, सहयोग मिला, बड़े लोगों का सहयोग मिला, जो अग्रज हैं उनका सहयोग मिला। चूँकि हॉस्टल में विवेकानंद छात्रावास में मैं अंतःवासी भी रहा हूँ, तो वहाँ हम लोगों ने इसको देखा, तो वहाँ से जज्बा फिर जग गया। पिताजी का सपना तो था ही, लेकिन एक होता है ना कि आप अपने सपने से जब प्रेम करने लगते हैं, तब उस फील्ड में आगे बढ़ना आपका तय हो जाता है। तो यहाँ आने के बाद अगर इंटरेस्ट वाकई अगर जगह होगा, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी के छात्रों को देख करके मेरा वहाँ पे जुनून जगा था। आपने बहुत ही बढ़िया बात ये कहा कि पिताजी
जब कचहरी में आते थे, उन्होंने जब देखा कि इस पद का क्या गरिमा है, इस पद का क्या महत्व है, तो उन्होंने भी एक सपना संजोया, जो कि हर एक पिता अपने पुत्र के लिए संजोता ही है। लेकिन पुत्र की भी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जब हमारे माता पिता हमको लेके कोई सपना सजाएं, तो एक दबाव हो जाता है कि हमें भी उस सपने को पूरा करना है। और चूंकि प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती हैं कि जिसमें सामने केवल गुप्त अंधेरा ही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। इस प्रश्न पे मैं बाद में आता, लेकिन अब मुझे आना पड़ रहा है। जब कोई बड़ी तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उसका मन अधीर होता है। आपके साथ भी हुआ होगा। क्या क्या सहारा लेते थे उस समय? मतलब कहाँ से आपको फिर से एक ऊर्जा मिलती थी कि नहीं सर्वेश, उठो, पढ़ो और आगे बढ़ो, अभी अपने सपने को साकार करना है? जी, आपके प्रश्न को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इसमें दो प्रश्न हो गए हैं। सबसे पहले कि आप जहाँ से आते हैं और फैमिली का सपोर्ट वहाँ जहाँ से मिला, तो वहाँ से आप कैसे उठ पाए, और दूसरा ये कि अगर हम भटक रहे हैं, अगर निराशा के दौर से गुजर रहे हैं, तो कैसे आप मैनेज करेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहले जो सवाल है, मैं कहाँ से निकल के आता हूँ, इस पर मैं थोड़ा सा बात करूँगा। कि सपना मेरे पिताजी का था, और पिताजी के सपने में थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा, फैमिलियल बैकग्राउंड में। आर्थिक स्थिति उतनी बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि पिताजी विशुद्ध किसान थे, और ऊपर से मैंने बताया कि ग्राम कचहरी में पंच थे। तो चूँकि वो सामाजिक एक होता है ताना बाना, वो बन गया था। तो समाज में भी मेंटेन करना, ऊपर से खेती गृहस्थी मेंटेन करना, दोनों एक साथ संभाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके वजह से थोड़ा सा आर्थिक तंगी तो चल ही रही थी। ऊपर से हम दो भाई हैं, दो भाई में बड़े भैया हमारे खेती गृहस्थी करते हैं, और खेती गृहस्थी में मैंने आपने शुरुआत में परिचय में बताया भी कि उन्होंने मेरे सपने के लिए अपने सपने को छोड़ दिया। वो पढ़ाई कर रहे थे, उनको लगा कि नहीं छोटे भाई को हम लोग संभाल सकते हैं, तो उन्होंने खेती गृहस्थी पापा का उठा लिया, चूँकि पापा को थोड़ा समाज में भी जाना रहता था। तो उसके लिए उन्होंने सब्जी की खेती आरंभ किया। और जहाँ तक आर्थिक तंगी की बात होती है, और एक और बात इंटरव्यू के दौरान जो कही जाती है कि फला व्यक्ति खेती करके आगे बढ़ गया, सब्जी बेच के आगे बढ़ा, तो कई बार लोगों को लगता है कि इसमें अतिशयोक्ति है। तो मैं इसमें इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे भैया सब्जी की खेती करते हैं, और मैं भी जब जाता हूँ घर पे, अभी भी मैं जाता हूँ, अगर इलाहाबाद से जब भी तैयारी के दौरान बीच में जाना हुआ, तो भैया का हाथ बटाना लाजिमी है। तो जाएंगे हम तो उनकी हेल्प करेंगे ही। अगर सब्जी को मार्केट तक पहुंचा देना है तो वो हम भी करते हैं। तो ये आसान सी बात है। उसको हाँ हो सकता है बढ़ा चढ़ा के कहा जाए कि मैं सब्जी बेच के पढ़ा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सब्जी बेच के तो नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन उसमें सहयोग मैंने जरूर किया है, और उस पैसे से मैं जरूर पढ़ा हूँ। तो ये वहाँ से हमारा रहा है। तो इस हालात में अपने आप को सरवाइव कर पाना, और बेटे को पढ़ा देना, भाई को पढ़ा देना, इसके लिए भैया का और पापा का तो योगदान रहा ही है। दूसरा बात, आपने कहा कि हम लोग भटकने लगते हैं जब निराशा के दौर में होते हैं, घोर अंधेरा रहता है। तो ये बात तो बिल्कुल जायज़ है। जब हम लोग तैयारी के क्षेत्र में उतरते हैं तो घूप अंधेरा सामने रहता ही है। हमको लगता नहीं है कि पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक अच्छी बात मैं अपने प्रोफेशन को लेकर कहूँ कि जो कि अच्छी लगती है, वो ये है कि लोग कहते हैं कि तैयारी अगर करो तो प्लान बी लेके चलो। प्लान बी तुम्हारे पास होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करोगे। तो लॉ वाले लड़कों को ये सोचना नहीं पड़ता है, प्लान बी उनका पहले से तैयार रहता है। कचहरी उनके है कि कुछ नहीं करेंगे तो कचहरी कर लेंगे। तो एक निराशा अन्य तैयारी की अपेक्षा थोड़ी निराशा इसमें कम रहती है। नहीं रहेंगे तो चलो पढ़े हुए हैं, लॉ पढ़े हुए हैं, प्रैक्टिकल जानकारी भले ना हो, थ्योरी तो हमको पता है। आगे चलेंगे तो जो लोग वहाँ लगे हुए हैं थोड़ा सा सीखेंगे तो हम लोगों से बेहतर कर लेंगे। तो ये एक उम्मीद रहती है। तो इसके वजह से थोड़ा सा इसमें निराशा कम रहता है। लेकिन हाँ, होती तो है जब आपको पहली बार जब झटका लगता है। जैसे मैं बताऊं कि इससे पहले मैंने बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम दिया हुआ था। 31st बिहार जुडिशरी में पहली बार मैं अपीयर हुआ, और उसमें मेरा प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, और इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल किया गया। उसमें जब मुझे वहाँ इंटरव्यू में जा कर के लौटना पड़ा। इंटरव्यू में बिहार में 35 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है।
तो वहाँ मुझे मिनिमम मार्क्स नहीं मिला, मैं वहाँ से बाहर हो गया। तो वहाँ पे मुझे लगने लगा कि अब लग रहा है कि हमसे हो नहीं पाएगा ये। चूँकि पहली बार ज़्यादा दिक्कत होती है, पहली बार मतलब आघात को सह पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगा कि अब यहाँ से हमको या तो या तो कचहरी अपना लेना चाहिए, नहीं तो मैं एलएलएम किया हुआ हूँ और मेरा नेट भी क्वालिफाइड है। तो मुझे लगा कि ये किसी कॉलेज में मुझे पढ़ाना चाहिए, इसको हमको अब तैयारी हमसे लग रहा है नहीं हो पाएगी। लेकिन इसमें पापा का बहुत बड़ा योगदान रहा, और कुछ करीबी मित्र हैं, कुछ करीबी लोग हैं जिन्होंने बहुत समझाया हमको कि नहीं, अभी तो बस शुरुआत ही है। कुछ बड़े भाई लोग हैं, कई लोग बिहार में सिलेक्टेड भी हैं, जज हैं, तो वो भैया लोग बताए हमको कि नहीं, ये तो शुरुआत है। हमारे साथ हाँ, नाम अगर लेना चाहें तो गोपालगंज में 31st में भी सिलेक्ट हुए थे वेद प्रकाश तिवारी भैया। तो उन्होंने अपना खुद एग्जाम्पल दिया कि मैं लगातार कई इंटरव्यू और कई मेंस में बाहर हुआ हूँ, तो भी मैं पीछे नहीं हटा और लगा देखो अंत तक जा कर के मैं सफल हुआ हूँ। एक प्रज्ञानंद शुक्ला भैया, उनसे कल मुलाकात हुई थी, ट्रेडमार्क एग्जामिनर हैं, तो उन्होंने ही बताया था लगातार कई बार ड्रॉबैक होने के बाद जा कर के फिर सिलेक्शन मिला। तो इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ा, और वहाँ पे हम लोग खुद को वहाँ पे हमने बनाए रखा। और थोड़ी सी बात अगर पॉजिटिविटी की है तो थोड़ा सा अध्यात्म का सहारा भी लेना चाहिए। जब मन लगे कि एकदम हम थक गए हैं, कुछ नहीं होने वाला है, अब कोई हमारा नहीं है, तो थोड़ा सा भगवान पे भरोसा कर लेना चाहिए कि हाँ, हमारे साथ ईश्वर है। अगर हमको जन्म यहाँ पे धरती पे आए हुए हैं तो उनकी वो व्यवस्था कहीं से कहीं कुछ तो करेंगे ज़रूर। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। खूब जब परेशान हो तो कोई आध्यात्मिक गाना चलाइए और सुनिए, मस्त रहिए। बाकी अगर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन से बचना है तो तैयारी के दौरान एक कमरे में बैठे बैठे आदमी बहुत बोर होता है, और उस समय हताशा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो थोड़ा सा ज़रूरी है कि शाम को कोई नज़दीकी मंदिर हो वहाँ जाए। प्रयागराज में तो बहुत अच्छा है कि संगम है, संगम पे जाए, थोड़ा सा टहलें, बात करें, भजन वगैरह सुने, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और अगर आपको अपना कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो कोशिश करें कि आप तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में जा कर के बात करें। बात करेंगे तो उससे आपका लेवल भी बढ़ेगा, बोलने का तरीका भी अच्छा होगा, इंटरव्यू के लिए उससे मदद भी मिलेगी। और ऊपर से अगर आप चाहें तो किसी को पढ़ा भी सकते हैं। पढ़ाना सबसे अच्छा उपाय होता है, उसे पढ़ते हैं तो आपकी अपनी भी तैयारी होती है और समय कटता है और अच्छा लगता है। अपने ज्ञान को जब सामने रखेंगे तो उससे आपके ज्ञान का विस्तार भी होगा। और मैंने भी इसके लिए बीच में हम जब परेशान हो गए थे 31st में जब हम आ गए, तो इसके लिए मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया, कहा कि वहीं थोड़ा सा बात करते हैं। तो थोड़ा बहुत समय निकाल करके जब अगर मिलता था तो 1 आध घंटे वहाँ पढ़ाते थे, तो इससे समय बच जाता है और फ्रस्ट्रेशन से आदमी बचता है। यानी आप जब निराशा के दौर में जाएं तो अपनी कोई हॉबी देखें, हाँ। किसी हॉबी को पकड़ें और उसके बाद उसमें थोड़ा मन लगाएंगे तो फिर जब आप वापस तैयारी वाले पैटर्न पे फिर जब आप आएंगे तो वहाँ आपको एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगा। बहुत सही आपने कहा। अब एक प्रश्न ये आ जाता है कि जैसे हमारे देश में सबसे जो ऊपर जो सबसे टफ परीक्षा मानी जाती है, सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है यूपीएससी की, और आजकल नई नीतियों के आ जाने से वह और ही जटिल हो गई है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। लेकिन कौन ऐसा विद्यार्थी, यानी उसका क्या मापक हो, क्या मानक हो, जो अगर जूनियर कक्षा में कोई विद्यार्थी पढ़ रहा हो और हमारे इस बातचीत को सुन रहा हो, तो कौन से विषय पे अच्छी पकड़ रखने वाला विद्यार्थी यह मान के चले कि न्यायिक व्यवस्था में वह सर्वोच्च पद तक जा सकता है? सबसे पहली बात तो अपने लैंग्वेज को लेकर के कही कि हिंदी माध्यम के बच्चे, और पूर्वांचल में ये बहुत बड़ी कमजोरी देखने को मिलती है। हाँ, मैं भी यहीं से पढ़ा हुआ हूँ, गोरखपुर से पढ़ा हुआ हूँ, तो यहाँ मैंने देखा है कि मेरे भी जितने मित्र हैं या खुद मैं अपनी बात करूँ तो अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर जुडिशरी की व्यवस्था की बात की जाए, यहाँ अगर आपको आना है तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, चूँकि मैंने मेंस हिंदी में दिया, इंटरव्यू मैंने हिंदी में दिया, तो मेरा ये मानना है कि इस फील्ड में, अब यूपीएससी की परीक्षा में क्या होता है उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस फील्ड में लैंग्वेज बिल्कुल मायने नहीं रखता है। मेरे इस बार भी कई दोस्त थे, ऐसे दोस्त थे जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एलएलएम कर रहे थे और वो शुरुआत से इंग्लिश मीडियम के हैं। उन्होंने मेरे साथ मेंस दिया, उनका मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ। और कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे मेरे दोस्त हैं
जो कि एकदम विशुद्ध बिहार से पढ़े हैं। गया में एक एम लॉ कॉलेज है, वहाँ के पढ़े हुए छात्र, जो कि माना जाता है कि मतलब अच्छी कक्षाएं नहीं चल पाती हैं, उतना व्यवस्था वहाँ पे नहीं है, वहाँ तक के लड़के हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेंस क्वालिफाई किया हुआ है और फाइनल सिलेक्शन तक पाया हुआ है। तो मैं इसमें नहीं मानता हूँ कि लैंग्वेज कोई बाधक बनती है। बस हाँ, थोड़ा आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आप अपनी बात को व्यक्त कर ले जा रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं उसको समझा ले जा रहे हैं, तो इतना काफ़ी होता है। इसके लिए एक मुख्य टॉपिक था, जैसे विषय, कौन से विषय में ज़्यादा रुचि जिसकी होती है उसके लिए ज़्यादातर आसान हो जाता है। जी जैसे हम कहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो आदमी साइंस की तरफ जाए, डॉक्टरी करे, इंजीनियरिंग करे। वैसे क्या जिस बच्चे को संविधान को पढ़ना अच्छा लग रहा है, नागरिक शास्त्र पढ़ना अच्छा लग रहा है, उसे इतिहास को बारे में जो घटनाएं हुई हैं उसे पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो क्या ऐसे बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझ में नहीं आता है, क्या उनके लिए न्यायिक प्रणाली आसान है? जी बिल्कुल। अगर मैथ्स की बिल्कुल बात करें तो मैथ्स की कहीं इसमें ज़रूरत नहीं होती है, और ज़्यादातर मैं लॉ वाले लड़कों का देखता हूँ, उनका यही कहते हैं कि मैथ्स हमको बिल्कुल नहीं आता है। तो मैथ्स की इसमें कोई कहीं भूमिका, किसी कंपटीशन में किसी स्टेट में मैथ्स को सिलेबस में नहीं रखा गया है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री की जो बात है, बायोलॉजी की बात है, तो बेसिक जानकारी इसमें होनी चाहिए। बेसिक जानकारी मतलब आप सामान्य दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर रखते हैं किसी चीज़ को देखने का, अगर गांव में कोई अंधविश्वास है तो उसको आप वैज्ञानिक तरीके से देख के समझ पा रहे हैं कि ये अंधविश्वास है, इसके पीछे विज्ञान काम कर रहा है, तो इतनी समझ आप रखते हैं तो आराम से आप जुडिशरी क्वालिफाई कर सकते हैं। और इतना ही आपको इसको फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ जानने की ज़रूरत भी होती है। जीके जीएस में भी आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उतनी ज़रूरी नहीं है, उतना अच्छा नहीं ज़रूरत होती है जितना पीसीएस देने वाले बच्चों का होता है। तो यहाँ जीएस तो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जीएस आपका मेरिट बनाता जरूर है, लेकिन जीएस पे आप थोड़ा कम भी फोकस कर रहे हैं, लॉ में आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप यहाँ पे कर लेते हैं। तो आप पूछ रहे हैं कि बच्चों में किस में इंटरेस्ट जिसको हो, तो हाँ, जो बच्चे अगर समाज में इंटरेस्ट रख रहे हैं कि सामाजिक व्यवस्था कैसे चले, पुलिस गांव में अभी भी बहुत भ्रांतियां हैं। हमारे तरफ जाएंगे तो इंटीरियर एरिया है बिहार का, तो अभी भी गांव में ऐसे लोग हैं कि जो पुलिस देख करके डर जाते हैं, भाग जाते हैं। तो अगर किसी बच्चे को देख के लग रहा है कि अब पुलिस देख के नहीं भागना चाहिए, हमारा अधिकार है, हम उनसे बात कर सकते हैं, इतना अगर दृष्टिकोण वो रखता है ना, तो आराम से लॉ पढ़ सकता है और यहाँ तक पहुँच सकता है, जुडिशरी में पहुँच सकता है। उसको संविधान में रुचि है, पॉलिटिकल साइंस में रुचि है, सामाजिक व्यवस्था को देख रहा है, चुनाव को देख रहा है, तो इसमें अगर रुचि रखता है तो आराम से इस फील्ड में आ सकता है। अब हम अपने अगले प्रश्न पे आएंगे। पिछला जो हमारा एपिसोड आया था उसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय की ही ज़्यादा चर्चा हुई थी, क्योंकि वहीं के आप ही के लॉ फैकल्टी से ही सूर्यांश द्विवेदी मिहिर जी लिखते हैं कैंपस वाला प्यार उपन्यास, और पूरा विश्वविद्यालय गोरखपुर का पूरी तरीके से एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है हिंदी साहित्य में, नए पढ़ने लिखने वाले बच्चों के बीच में। आपसे बस एक बात, क्या सूर्यांश द्विवेदी मिहिर का जो टाइटल बुक है कैंपस वाला प्यार, क्या कभी सर्वेश तिवारी जी को भी उस कैंपस में प्यार हुआ? ये थोड़ा सा गांव से निकलने वाले बच्चों के लिए कठिन प्रश्न होता है कैमरे के सामने ये बात करना लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ कि ये प्रेम जो होता है वो कोलैटरल प्रोसेस है, पढ़ाई लिखाई के साथ में ये एक संपार्श्विक समव्यवहार है, ये चलता रहता है। ये जैसा कि फिल्मों में भी कहा जाता है, करना नहीं पड़ता है, हो ही जाता है, तो ऐसे चलते रहता है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जब भी उम्र में हम लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है कि रुझान होना है, झुकाव होना है, तो ऐसा मेरे साथ भी बिल्कुल रहा है और मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, होना भी चाहिए और अच्छी चीज़ है। पठन पाठन को लेकर, जैसा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी को कहा जाता है जजों का फैक्ट्री, ऐसा बाहर बहुत बड़ा हुआ है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से हर बार जजों की एक अच्छी खासी मात्रा निकलती है। इस बार भी लोग सफल हुए हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से। आप हमें ये बताएं कि आखिर वही गोरखपुर विश्वविद्यालय जहाँ पर और विभाग में कहीं कहीं आंदोलन होते हैं, कमियों पे प्रकाश डाला जाता है, प्रोफेसर को
निलंबित तक किया जाता है, प्रोफेसर को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसी गोरखपुर विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी है जिसकी बदौलत वह नित नए आयाम गढ़ती चली जा रही है? लॉ फैकल्टी में मैंने शुरुआत में कहा कि सबसे सभ्य और डिसिप्लिन डिपार्टमेंट है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। प्रशासनिक सेवा में जाना हो, खास करके न्यायिक सेवा में अगर आना हो, तो यहाँ डिसिप्लिन तो एकदम मस्ट है। डिसिप्लिन आपको रहना ही है। तो सबसे बड़ी जो खासियत है, मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन में किया हुआ है गोरखपुर विश्वविद्यालय से, और मैं आर्ट्स फैकल्टी में भी रहा हूँ 3 साल, और मैं उसके बाद 3 साल लॉ फैकल्टी में भी रहा हूँ। तो इस अंतर को मैंने महसूस किया है कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, और वो यहाँ पे मिलता है। बच्चों को पूरी तरह डिसिप्लिन में रखा जाता है। मतलब यहाँ तक ध्यान दिया जाता है कि आपकी शर्ट की ऊपर वाली बटन खुली हुई है। हमारे आदरणीय सर हैं, वो यहाँ तक ध्यान देते थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। डिसिप्लिन मैं मानता हूँ कि इस विभाग को मतलब बढ़िया बेस्ट बनाता है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ बेस्ट बनाता है। इसके वजह से यहाँ पे हुआ है। अनुशासन बहुत बड़ी बात है यहाँ की। अब एक प्रश्न आता है कि जब गांव का जो हमारा ताना बाना है, आप गांव से निकल के आते हैं, शहर गोरखपुर बहुत बड़ा शहर ना हो, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तब से गोरखपुर हमेशा राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। जाति व्यवस्था को लेकर आपका क्या नज़रिया है, कैसे देखते हैं? जैसे गांव में जैसे समझाया जाता है, जो चीज़ें हम देखते हैं अपने आसपास, क्या जब हम कैंपस में आते हैं, एक बड़े जगह पर पहुंचते हैं, विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं, तो जो हमारे आसपास के दोस्त होते हैं, जो हमारे काबिलियत के दम पर या हमारे व्यवहार के दम पे जो बनने वाले रिश्ते नाते होते हैं, क्या उसमें जाति भी कोई फैक्टर रखता है? जी, बिल्कुल रहता है। और जिस समाज से हम लोग उठ कर के आते हैं, उसका प्रभाव तो हमारे जीवन शैली पे पड़ता ही है, और वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी देखने को मिलता है। आमतौर पे देखते हैं कि लड़के अपना ग्रुप भी उसी तरह से बनाते हैं कि एक तरह से उस मंडली के लोग एक तरह जुड़ेंगे, फिर एक ग्रुप क्रिएट होता है। और खास करके विश्वविद्यालय में जो चुनाव होते हैं, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। एक तरह होता है ना, एक शब्द आता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण जो आम चुनाव में देखने को मिलता है। हाँ, विचारधारा। ये विश्वविद्यालय में जाति स्तर पे इसको ध्रुवीकरण करने की भी कोशिश की जाती है, और काफ़ी हद तक लोग इसमें सफल भी होते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत घातक है, खतरनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका प्रभाव तो पड़ता है, निश्चित पड़ता है। छात्रावासों में भी देखते हैं इसके थोड़े से ग्रुप बनते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के गांव में और यहाँ पे आकर के अंतर देखने को मिलता है। सभी वर्ग के लोग हैं, सभी विचारधारा के लोग यहाँ पे हैं, और सबको आकर के यहाँ शिक्षा जब मिलती है, सबको लगता है कि नहीं ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और सब लोग इसके सामने आते हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जिनको मान लीजिए राजनीति में ही जाना है, तो उनको किसी न किसी तरह से उनको लड़कों को यूनाइट करना है, वोट पाना है, तो उसके लिए वो लोग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखते हैं कि स्वस्थ माहौल यहाँ पे देखने को मिलता है गाँव की अपेक्षा। यहाँ पे आएंगे तो ऐसा मेरे तमाम दोस्त हैं जो कि हर एक बिरादरी से हैं, और ऐसे सारे ग्रुप में मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद जितने भी वाकई आकर के अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय में बच्चा अगर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, शिक्षित हो रहा है, तो वो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। और फिर सब लोग अपना अपना इस ग्रुप में नहीं पढ़ते हैं, और जो लोग राजनीति करते हैं वो लोग समझ रहे हैं कि हम ये करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और ये लड़के भी समझ रहे हैं कि इनकी अपनी मजबूरी है, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। सर्वेश जी, आप नेट क्वालिफाई हैं, आप हिंदी आपका सब्जेक्ट रहा है बीए में, आप फेसबुक पर अपने मनोभावों को कई तरीके से लिखते भी रहते हैं। सबसे पसंदीदा पुस्तक आपकी कौन सी है? मैं प्रेमचंद जी को पढ़ना बहुत मतलब अच्छा मानता हूँ, अच्छा लगता है उनको पढ़ना। प्रेमचंद की किताबें हैं, गोदान है, गोबर, उपन्यास हैं जो हैं उनकी उपन्यासों को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, अपने करीब से जुड़ा हुआ मानता हूँ। जहाँ से मैं उठ के आता हूँ, गांव से, समाज से, तो प्रत्येक पहलू को उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। तो प्रेमचंद की लगभग जितनी कहानियाँ, जितने उपन्यास हैं, मैं सबको कहूँगा कि पढ़नी चाहिए, और उनकी सारी किताबें अच्छी हैं। नई वाली हिंदी
जी। का भी दौर चल रहा है। नई वाली हिंदी ने बहुत सारे नए लेखकों को स्थापित किया है हिंदी साहित्य में। जी। नई वाली हिंदी की कोई पुस्तक आपने पढ़ी हो? अगर पढ़ी हो तो किस लेखक की बताएँ? नई वाली हिंदी में अभी आपने सूर्यांश का नाम लिया। सूर्यांश भी नई कलम है और हम लोगों के छोटे भाई हैं, जूनियर हैं, लॉ फैकल्टी से पढ़े हुए हैं, तो लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमारे गोपालगंज से मैं जहाँ से आता हूँ वहीं से पड़ोसी कह सकते हैं, बड़े भैया मैं उनको मानता हूँ। उनका भी मेरा ही नाम है, सर्वेश तिवारी, श्रीमुख लिखते हैं। उनकी किताब मैंने परत पढ़ी थी अभी, तो बेहद शानदार किताब है, बेहद अच्छी किताब है। उनको मैं मानूंगा। अभी अतुल कुमार राय हैं बलिया के, मैं उनको बहुत पढ़ता हूँ और वाकई उनकी लेखन शैली बेहद लाजवाब है। और उनकी अभी एक उपन्यास आई थी चांदपुर की चंदा, जिसको अभी पुरस्कृत भी किया गया था। तो उसके लिए मैं तमाम, अभी नवीन चौधरी जी आए हुए हैं यहाँ, गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल चल रहा है, तो ये ऐसे सारे ये लोग लेखक हैं। इनकी किताबें मैंने पढ़ी है अभी हाल फिलहाल में। एक बलिया के लेखक हैं असित कुमार मिश्र, हालांकि अभी उनकी किताब तो कहीं नहीं छपी है, लेकिन उनको सोशल मीडिया पर मैं पढ़ता आया हूँ, तो वो हैं। और ऐसे तमाम लोग हैं जो कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं और नई वाली हिंदी में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी जा रही हैं। एक कृपा शंकर मिश्र खलनायक भैया हैं, एक और हरियाणा के लेखक हैं प्रिय, वो हैं लोकेश कौशिक जी। तो इन सब की किताबें मैंने पढ़ी है अभी फ़िलहाल में, और सब लोग बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है और बड़ी खुशी होती है देख करके कि नई पीढ़ी भी अब पढ़ रही है। नए लड़कों को मैं देखता हूँ कि वो लोग जुड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक समय में लोगों को लग रहा था कि सोशल मीडिया के आने की वजह से लिखने पढ़ने की क्षमता खत्म हो रही है, तो वो सब चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि इसमें सुधार हुआ है और नई वाली हिंदी में भी अच्छी अच्छी अच्छे अच्छे साहित्य जो है रचे जा रहे हैं। सफलता के लिए किस्मत ज़्यादा मायने रखता है या मेहनत? क्या सोचते हैं आप? देखिए, किस्मत हमारे हाथ में नहीं होती है, मेहनत हमारे हाथ में होती है। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत अनुभव जहाँ तक कहूँ, तो किस्मत मायने तो रखती ज़रूर है। हम क्या कर सकते हैं ये हमारी क्षमता है, लेकिन क्या होगा इसको निर्धारित करने वाला हम मानते हैं कि ज़रूर कोई ना कोई है, प्रकृति है, ईश्वर है, कोई ना कोई है जो कि इसको विनियमित करता है। तो थोड़ा सा किस्मत में भरोसा तो करना ऐसे तो नहीं चाहिए। जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो ऐसे आप नहीं छोड़ सकते हैं कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा। लेकिन हाँ, उस समय किस्मत पे आपको भरोसा कर लेना चाहिए जब आप असफल होते हैं। जब असफल होते हैं तो उस समय आप मन को मना सकते हैं कि हाँ, शायद मेरे नसीब में इतना ही था और हो सकता है कि समय अभी अच्छा ना चल रहा हो, समय सही होगा, किस्मत भी बदलेगा और मेरा मेहनत रंग भी लाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा किस्मत पे भरोसा रखा जाए, लेकिन तब के लिए रखा जाए जब हम असफल होते हैं, जब निराश होने लगते हैं, जब हताशा आने लगती है, लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, हमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ऐसे विचारों से अगर बचना है, तब उसके लिए किस्मत को वहाँ पे किस्मत को बीच में लाना चाहिए कि ये मेरे नसीब में था और हो सकता है कि आने वाले समय में मेरा नसीब अच्छा होने वाला हो, तो इसके लिए हम मेहनत करें आगे। तो इसके लिए किस्मत और कर्म में दोनों में भरोसा रखना चाहिए, लेकिन दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। शुरुआत में किस्मत पे भरोसा नहीं करनी चाहिए। जब मेहनत का दौर हो उस समय मेहनत पे भरोसा करिए, और जब फल मिलने वाला हो तब मान के चलिए कि किस्मत पे निर्भर करता है। बहुत गंभीर बात आपने कहा और बहुत ही बड़ी बात आपने कहा। जाते जाते हम आपसे एक आखिरी प्रश्न यह करना चाहेंगे कि इलाहाबाद तैयारी के दृष्टिकोण से वर्तमान में, जब आप अभी इलाहाबाद से ही निकलकर अपनी सफलता को अर्जित किए हैं, कैसा माहौल है? क्या अभी भी इलाहाबाद में वह दम है जहां से कोई भी गांव का बच्चा निकल के जाए और तैयारी करे? क्योंकि अब हमारे सामने ऑनलाइन मोड की भी कई चुनौतियां सामने हैं, तो क्या अभी भी इलाहाबाद की तरफ कूच करने में भलाई है या घर पर ही ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ने में भलाई है? आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि जगह मायने तो नहीं रखता है। अगर आप में हौसला है, अगर आप कर सकते हैं तो कहीं भी रह करके कर सकते हैं, घर पे भी रह के कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी समस्या तो होती है। अगर समस्याओं से अगर लड़ पाते हैं तो आप कर सकते हैं घर पे। लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव में बताऊं कि घर पे रहने पे क्या होता है कि ऑनलाइन आप पढ़ लेंगे, वो बात अलग है,
लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए माहौल में, मतलब घर का जो माहौल होता है, विशेष करके किसान परिवार में, कभी पानी चलाना हो गया, कभी खेत में जाना पड़ गया, कभी गेहूं पिसाना है, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने थोड़ी थोड़ी डिस्टरबेंस बीच बीच में आती रहती है। और थोड़ा सा एकाग्रचित माहौल आपको चाहिए होता है, विशेषकर उस समय जब आप कंपटीशन आपके सामने हो, 1 डेढ़ महीने का रिवीजन का समय हो, तो उस समय चाहिए कि आप कुछ ना सोचें, आप बस उसी पे फोकस्ड रहें। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा माहौल चाहिए। तो माहौल के लिए इलाहाबाद बढ़िया है, खासकर जुडिशरी के लिए आप कहें तो वहाँ पे तमाम दूसरे स्टेट से भी लड़के आते हैं, उत्तर प्रदेश के लड़के हैं ही, बिहार पूरा भरा पड़ा है, मध्य प्रदेश से, राजस्थान तक से लड़के उधर आते हैं। तो वो एक माहौल वहाँ पे आपको मिलता है, तो माहौल के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, रुक कर सकते हैं। बाकी मैं कोचिंग संस्थानों पे निर्भर होना, मैं अच्छा बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि आप आपको सिलेबस रटा देंगे या फिर आपकी तैयारी करा देंगे, घोल के पिला देंगे, आप उससे तैयारी करेंगे तो पास हो जाएंगे, बड़े बड़े बैनर पे जो लिखता है कि सफलता की गारंटी है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। करना आप ही को है, चाहे आप यहाँ रहें चाहे इलाहाबाद रहें, करना आप ही को है, पढ़ना आप ही को है। बस हाँ, माहौल वो दे सकते हैं। कोचिंग में जाने से ये हो सकता है कि आपका फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा। आप एक कमरे में बैठ करके ऊब जाते हैं जब, तो उसके लिए अच्छा है कि आप वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जाएंगे तो माहौल एक मिलेगा, एक कंपटीशन कैसा चल रहा है, सामने वाला बच्चा कितना पढ़ रहा है, इससे आपका एक मोटिवेशन बढ़ता है, अपना लेवल पता चलता है कि हम कहाँ पे हैं। तो इसके लिए कोचिंग आप बिल्कुल रुक कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है कि कोचिंग कर लेने भर से हो जाएगा, तो ये मैं इसको बेहतर नहीं मानता हूँ। करना आप ही को है, चाहे आप कहीं भी रहें। माहौल अगर आप पा सकते हैं, परिस्थितियों से अगर लड़ सकते हैं, घर में भी ऐसी व्यवस्था है कि आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ऑनलाइन पढ़िए, आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जाते जाते अब एक आखिरी सवाल ले, जो कि हमारे चैनल का मोटो है, हमारे इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। हम अपने सभी अतिथियों से यह प्रश्न पूछते हैं, एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, संक्षेप में? आदर्श समाज की अगर बात करें तो संविधान में हम लोग मूल अधिकार और मूल कर्तव्य पढ़ते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप मूल अधिकारों की बात अगर कुछ समय के लिए भूल जाएं, अपने कर्तव्य पे अगर फोकस्ड हो जाते हैं, अपने कर्तव्य को ही अपने नज़रों में बैठा लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जो है अपना अपना कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति पालन करने लगे, तो हो जाएगा। इसमें आदर्श समाज अपने आप स्थापित हो जाएगा, क्योंकि कर्तव्य में ही हमारा अधिकार छुपा हुआ है। जब हम अपने कर्तव्य की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी दूसरे का अधिकार है। अगर हमारा कर्तव्य है कि हमें स्वच्छ जल मिले, तो हमारा ये अधिकार है कि हमें स्वच्छ जल मिले, तो सरकार का कर्तव्य है कि वो हमको दे। तो सरकार अपना कर्तव्य निर्वहन करे, हम अपना कर्तव्य निर्वहन करें, हम पानी को बेवजह बर्बाद न करें, हम जो है किसी को मारे पीटे नहीं, हम किसी की हत्या न करें, लूट डकैती न करें, हम अपने जीवन को जैसे जीना चाहिए मेहनत से करें, अचानक से दूसरे के धन पे धनी होने का कोशिश न करें, तो अपने आप जो है ये सामने आ जाएगा, अपने आप समाज में स्थिरता आ जाएगी और अपने आप जो है एक सभ्य समाज, आदर्श समाज अपने आप स्थापित हो जाएगा। तो हमको बस, हम लोगों को चाहिए कि अपने अपने कर्तव्य का पालन हम लोग करें, तो इतने आप इसमें अपने आप आदर्श समाज की स्थापना हो जाएगी। आपने संवाद कार्यक्रम में आकर और हमारे दर्शकों से अपने उपलब्धियों पे, अपने संघर्ष पर इतना विशेष जानकारी हम लोग के साथ साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी यहाँ, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका प्लेटफॉर्म और ग्रो करे, आप और अधिक लोगों से जुड़ें और लोगों के प्रेरणा स्रोत बने। जो नए लड़के हैं उनको सीख मिले, हो सके अगर मेरी कहानी से उनको थोड़ी सीख मिल जाए तो ये मेरे लिए अच्छा है, और आप माध्यम बने हैं तो आपके लिए विशेष अच्छा है। तो ऐसे काम आप करते रहें, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई और धन्यवाद दोनों देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मित्रों, यह थे हमारे साथ अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय की लॉ फैकल्टी का सर गर्व से एक बार फिर से ऊंचा करने वाले गोपालगंज के मूलतः निवासी सर्वेश तिवारी जी। सर्वेश तिवारी जी के विचारों को आपने जाना, इनके संघर्ष को आपने जाना, और इससे आपने यह भी जाना कि आपका संघर्ष अभी छोटा ही है, बहुत बड़ा बड़ा संघर्ष करके और लोग अपने सफलता को अर्जित करते हैं। कहा गया है कि
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। आपको यह संवाद कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में आप जो भी राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे आप किससे मिलना चाहते हैं या किसके विचारों को जानना समझना चाहते हैं उसके बारे में भी लिखिएगा। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम आप तक उनकी बात पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए संवाद कार्यक्रम।